अपनी बेटी ने जो हमारी बेटी ने एग्ज़ाम किया है कंप्लीट, उसके लिए हम बहुत ही खुश हैं और दिल से खुश हैं। और इसकी शुरू से होप रही है कि हम आर्मी में जाएंगे पापा के साथ में। काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा, सिंस मेरा नीट में भी काफ़ी सेफ स्कोर था। ऑल्सो मेरा इंटरव्यू मुझे खुद को लग रहा था कि बहुत अच्छा गया है। टेंशन रहती है कि क्या क्वेश्चन कोई क्या पूछ लेगा और हमें उसका आंसर नहीं आया तो क्या हुआ। रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रिवाइज़ करते रहना, वरना हम क्या करते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, उसको जब 2-3 महीने बाद फिर देखते हैं तो हम आधी चीज़ें भूल चुके होते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है। मैंने MNS 2022 के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 4 सिक्योर करी है। मैं इलाहाबाद से हूँ। मैंने 8th के बाद अपनी 9th और 10th की एजुकेशन आर्मी पब्लिक स्कूल बीकानेर से करी है। उसके बाद पापा आर्मी में है, इस वजह से पोस्टिंग आती रहती है, तो मैं APS इलाहाबाद से मैंने अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन करी है। मैंने MNS 2022 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी का सूर्य किरण बैच ज्वाइन किया था। मेरे पापा का नाम सूबेदार PP पांडे है, मेरी मम्मी का नाम उपमा पांडे है। मेरा एक भाई है जो पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता है। मेरी सिस्टर अभी स्टूडेंट है, MCOM कर रही है। MNS और नीट की तैयारी जो मैंने करी है वो मैंने घर पे ही रह के करी है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इस थ्रू आउट जर्नी में काफ़ी सपोर्ट किया है। मेरे को पढ़ने का प्रॉपर टाइम दिया गया, मेरे कंफर्ट का काफ़ी अच्छे से मेरी मम्मी ने ध्यान रखा था एंड मुझे टाइमली सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करा देते हैं। सो नीट 2022 की प्रिपरेशन के लिए मैंने काफ़ी पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। ऑलमोस्ट जनवरी में तैयारी शुरू कर दी थी। जुलाई में एग्ज़ाम था। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो मैंने तीनों ही को ही इक्वल टाइम दिया था। ऐसा नहीं था कि मैंने किसी एक सब्जेक्ट को कम या ज़्यादा दिया। बायो के लिए मैंने NCERT को ही थॉरली फॉलो किया था। नोट्स मैं अपने खुद बनाती थी और उन्हीं से रिवाइज़ करती थी। फिज़िक्स के लिए मैं NCERT के साथ साथ एक थोड़ी बहुत मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और PYQ सॉल्व करने के लिए और भी बुक्स ले रखी थी। केमिस्ट्री के लिए मैंने थॉरली NCERT को ही फॉलो किया था और किसी रेफरेंस बुक से ज़्यादा हेल्प नहीं ली थी। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक्स खरीदी थी। बाकी मैं अपने नोट्स से और NCERT बुक से ही मैंने सारी प्रिपरेशन थ्रू आउट करी है। बायो के लिए मैंने ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स दिए थे नीट एग्ज़ाम में। बायो 40-45 मिनट्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी थी। इस बार क्वेश्चन पेपर बायो का लेंदी आया था थोड़ा, बट फिर भी मैंने उसे ट्राई करा कि मैं 40-45 मिनट्स में उसे कवर कर दूं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें काफ़ी टाइम लगता है और बायो रिलेटिवली जल्दी हो जाती है क्योंकि उसमें थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। और फिजिक्स के लिए मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर दिया था, जिसमें कि मैंने सारे उसके नॉर्मल मतलब जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर दिए थे। बाकी केमिस्ट्री को भी मैंने ऑलमोस्ट 50 मिनट्स टू 1 आवर दिए थे। बाकी के टाइम में मैंने अच्छे से अपना पेपर थ्रू आउट चेक भी किया था, रिवाइज़ भी किया था और OMR फिल करी थी। रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रिवाइज़ करते रहना, वरना हम क्या करते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, उसको जब 2-3 महीने बाद फिर देखते हैं तो हम आधी चीज़ें भूल चुके होते हैं। तो उसको टाइमली रिवाइज़ करते रहना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते 2-3 हफ्ते में चीज़ें रिवाइज़ करते रहना। ऑल्सो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टाइमली सिलेबस कंप्लीशन हो जाना चाहिए, वरना हम मतलब पेपर के 1 महीने पहले तक पेपर की तैयारी करते रहते हैं, सिलेबस ही कंप्लीट करते रहते हैं, जो नहीं होना चाहिए। टाइमली सिलेबस कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम पेपर को टाइम से कंप्लीट कर पाएंगे। वरना आधे बच्चों का एग्ज़ाम इसी वजह से ख़राब हो जाता है क्योंकि उन्हें टाइम कम लगता है, वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, PD प्रैक्टिस और एक्यूरेसी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही बनती है। तो मैं ये कहूँगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो अपने नोट्स खुद बनाकर खुद उन्हें रिवाइज़ करते रहना बहुत ज़रूरी है। CBT की तैयारी के लिए CBT में 2 सेक्शंस होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, एक GK का होता है। इंग्लिश के सेक्शन में ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बेसिक वोकैबुलरी अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है, बेसिक वोकैबुलरी और ग्रामर अगर स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश के उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक जो सिनोनिम्स और ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं वो भी नॉर्मली आते हैं। तो इन जनरल अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रखनी है। उसके लिए कुछ किताब नहीं है उसके लिए पढ़ने के लिए। इन जनरल इंग्लिश के न्यूज़पेपर रीड करते रहें, आपस में इंग्लिश में ही बात करें, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश में भी इंटरव्यू के लिए भी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। इन जनरल नए वर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश करें, इंग्लिश वहीं से प्रिपेयर हो जाती है। बाकी जो GK वाला पोर्शन है, GK वाले पोर्शन में GK और रीजनिंग दोनों आती है। तो रीजनिंग के तो काफ़ी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि मतलब ये चीज़ें कवर की जा सकती हैं, तो रीजनिंग वहाँ से कवर कर सकते हैं। GK के लिए करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। जो मेरा वो था CBT का एग्ज़ाम था, उसमें करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर फॉलो करते रहना चाहिए, थोड़ा मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, बाकी न्यूज़ देखते रहें। और अपनी GK को इन जनरल ब्रॉडन करने के लिए
बुक्स NCERT जो उसकी होती हैं पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स वगैरह की, वो सब पढ़ सकते हैं। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की जो यूट्यूब वीडियोस थी मैं उन्हें फॉलो करती थी। ऑल्सो मैंने ऑनलाइन क्रैश कोर्स लिया था, वहाँ पे मैंने GK वाले पार्ट के लिए ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि वहाँ मेरा वो नहीं कवर्ड नहीं था, तो उसमें नेशनल पार्क्स के वीडियोस, रिवर्स वगैरह के जो बेसिक नॉलेज होती है उस सारी चीज़ को कवर किया गया था। ऑल्सो उससे मतलब थोड़े क्वेश्चंस आए भी थे जिससे मुझे देख के लगा था कि हेल्प कुछ तो हुई है। इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस होता है। अपनी कॉन्फिडेंस और लैंग्वेज के ऊपर अगर कंट्रोल रहता है तो वहाँ पे वो हो जाता है। वहाँ जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं और साइकोलॉजिस्ट, एक मैम बैठी थी हमारे टाइम पे, वहाँ ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट मैम ने उस एरिया को काफ़ी ऑलरेडी कंफर्टेबल बना रखा था। वहाँ बहुत ज़्यादा डरने का या कोई ऐसा प्रेशर का वो नहीं था, वो लोग काफ़ी नॉर्मली स्माइल के साथ बात कर रहे थे। तो जैसे वो सवाल करते जा रहे हैं हमें भी वैसे ही जवाब देते जाने हैं। ईजी अपने आप को रखना है एंड ऐसा दिखाना नहीं है कि हमें डर लग रहा है। ऑफ कोर्स उस टाइम पे सब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं, टेंशन रहती है कि क्या क्वेश्चन कोई क्या पूछ लेगा और हमें उसका आंसर नहीं आया तो क्या हुआ। बट इन जनरल हम कॉन्फिडेंटली अगर कॉन्वर्जेशन उनसे करेंगे तो वो लोग भी उसको काफ़ी वेलकमिंग वे से लेते हैं एंड क्वेश्चंस भी इजी पूछते हैं, कुछ ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं पूछते, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड थोड़ा बहुत हमें जो एमएनएस एंड आर्मी बैकग्राउंड का जो भी है उसके बारे में पता होना चाहिए, रैंक वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं। एमएनएस इंटरव्यू से पहले मैंने शिशिर सर के साथ मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन दिया था, तो वहाँ पे भी मेरी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस पे कमांड काफ़ी अच्छी हो गई थी। मुझे वो एक आइडिया लग गया था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब मैं वहाँ एमएनएस का इंटरव्यू दे रही थी, वहाँ पर जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मुझे काफ़ी सुने सुने से लग रहे थे एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड टू आंसर देम सिंस शिशिर सर के साथ मेरा इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका था और मैं वहाँ पर एक्चुअली रिकलेक्ट कर रही थी कि ये सब चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। सो आई वॉज़न्ट रियली नर्वस एंड मुझे उसने काफ़ी हेल्प किया। मेडिकल का एग्ज़ाम 3 दिन चलता है। पहले दिन ही CBT और इंटरव्यू के साथ ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल कलेक्शन हो जाते हैं, एक्सरे ले लिया जाता है, USG एंड ECG वगैरह ये सारी चीज़ें पहले ही हो जाती हैं। नेक्स्ट डे इनकी रिपोर्ट आती है, 3 दिन रुकना होता है वहाँ पे। पहले दिन में ये चीज़ें हो जाती हैं। सेकेंड डे हमारा गायनेकोलॉजिस्ट टेस्ट होता है, सर्जिकल में टेस्ट होता है और बाकी इन जनरल जो मेडिकल टेस्ट होता है वो लिया जाता है। थर्ड डे हम लोग का कोई टेस्ट नहीं लिया जाता। थर्ड डे मेडिकल बोर्ड बैठता है, वो देखता है कि जो भी हमारी सारी रिपोर्ट्स हैं जो पिछले 2 दिन में टेस्ट लिए गए थे उनकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं और उस हिसाब से वो हमें अनफिट और अनफिट डिक्लेयर करते हैं। जो अनफिट स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहाँ पे री अपील करने का भी मौका मिलता है, जिसमें कि भी कुछ लोग फिट हो जाते हैं। बाकी जो फिट होते हैं उन्हें वहीं से फिट डिक्लेयर करके मेरिट लिस्ट का वेट करने के लिए बता दिया जाता है। जब एमएनएस का रिजल्ट आया था तो मुझे इस बात का तो काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा, सिंस मेरा नीट में भी काफ़ी सेफ स्कोर था। ऑल्सो मेरा इंटरव्यू मुझे खुद को लग रहा था कि बहुत अच्छा गया है, तो बट ये उम्मीद नहीं थी कि ऑल इंडिया रैंक 4 हो जाएगी। तो जब मैं अब लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रही थी तो इतनी लंबी लिस्ट थी, मेरे को देख के लगा कि चलो पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। बट स्टार्टिंग के 4-5 नंबर देख के मुझे अपना नंबर दिख गया, तो जिसे देख के मैं काफ़ी एक्साइटेड थी एंड मैंने तुरंत अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। MNS 22 में मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे कमान हॉस्पिटल लखनऊ मिला है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही थी और मुझे वही मिला। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई कोर्स एंड जॉइनिंग MNS मेरा सबसे मतलब स्टार्टिंग से यही था कि मुझे उनकी हेल्प मतलब लोगों की हेल्प करनी है और जब मैं उन्हीं की हेल्प कर सकती हूँ जो हमारे देश को सर्व कर रहे हैं तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता और कुछ हो सकता है। तो मुझे वहीं पे MNS में ही होपफुली परमानेंट कमीशन की मैं उम्मीद ले रही हूँ और मुझे आगे वहीं पे अपनी जॉब करनी है। इस बात से रियली फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन अभी तक कैसी रही है। अगर आप 1 साल या 6 महीने भी अगर लग के तैयारी कर लेंगे तो आप इस बड़े MNS जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करके आप अपने मन की वो कर सकते हैं। ऑल्सो MNS इज़ नॉट जस्ट अ जॉब। मुझे ऐसा लगता है कि इससे मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करती हूँ। इवन सब उससे इमोशनली कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो जॉब ही ऐसी है जहाँ हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम अपने देश की इनडायरेक्टली सेवा मतलब देश की भी हेल्प कर रहे हैं। MNS का जो मोटो है वो यही है, सर्विस विद स्माइल। सो वी आर नॉट जस्ट सर्विंग पीपल, वी आर ऑल्सो सर्विंग पीपल विद स्माइल। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम में मेरी बहुत हेल्प करी थी क्योंकि थ्रू आउट मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने CBT के लिए कुछ खास प्रिपरेशन करी नहीं थी। नीट में अच्छा स्कोर आने के बाद मुझे यही लग रहा था कि नीट में तो अच्छा आ गया, आगे CBT और इंटरव्यू में मैं शायद पैनिक कर जाऊँ। बट उस टाइम पे उनकी वीडियोस देख के टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया एंड मैंने अपना इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म किया। कैसा लगा आपको आपकी बेटी ने MNS क्वालीफाई किया और हाँ, हम अपनी बेटी ने जो हमारी बेटी ने एग्ज़ाम किया है कंप्लीट, उसके लिए हम बहुत ही खुश हैं और दिल से खुश हैं। और इसकी शुरू से होप रही है
कि हम आर्मी में जाएंगे पापा के साथ। तो इसकी ये होप भगवान ने पूरी कर दी और हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहा है हमेशा से इसको पढ़ाने में, लिखाने में। जैसे इसने कहा, कोई हमारे लोगों की तरफ से प्रेशर नहीं रहा है किसी भी बच्चों में। जो जिसने किया, इसने जो शुरू से इसने जो चाहा वही इसने किया, हम लोगों ने सपोर्ट दिया है। और पापा भी इसके बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनका भी ये था कि ये हमारे घर से कोई तो बच्चा आर्मी में सिलेक्ट हो जाए, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत सारी माएँ हैं जो आपकी वीडियो को देख रही हैं और बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं, उनको आप क्या मोटिवेट करेंगे कि कैसे बच्चे को केयर करके कैसे आगे तक लेके जाना चाहिए? ये बहुत सारी माएँ होती भरोसा ही नहीं करती हैं। नहीं, अपने बच्चे पे पूरा भरोसा करें और उनको सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का हाथ होता है, जो वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं सबसे बड़ा। और अपना जो फैसला है वो बच्चों पे मत थोपे कभी। बच्चों जो बोल रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में उस पर सपोर्ट करना चाहिए। उससे हमें लगता है कि लगभग बच्चे काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा से आपके साथ रही थी, अब आप उसके बिना रह लेंगे जब? नहीं, ये तो मत पूछिए। कल से खुशी जितनी हुई है उतनी ही हो पाएगी, इससे दूर हम रहेंगे कैसे? क्योंकि सबसे छोटी है हमसे। ठीक है, इमोशनल हो जाएंगे।